नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी हैं। मेहता जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार। सो मेहता जी, लास्ट वीक में तो काफी उठापटक देखी गई और इवन जो सीज फायर की बातें हुई उसके बाद वापस से जो है टॉक्स का सिलसिला भी जारी है। तो क्या असेसमेंट रहा पिछले हफ्ते का आपका? देखिए, पिछले हफ्ते तो ऐसा हुआ कि एक बार तो मतलब शाम रात तक तो ऐसे स्टेटमेंट आ रहे थे कि हम उनका पावर प्लांट उड़ा देंगे। वो कह रहे थे हम ये कर देंगे। दोनों तरफ से आ, भयंकर धमकियां। ये लास्ट वीक का सीन था और अचानक से फिर ये आया कि अब कहीं बातचीत होगी। और बातचीत के लिए 15 दिन का सीज फायर अनाउंस हुआ। 15 दिन का सीज फायर को मार्केट ने पॉजिटिव लिया, जिससे ऑयल के प्राइसेस वापस गिरे। जो ऑयल के प्राइसेस $120 तक पहुंच गए थे, और जब ये अनाउंसमेंट हुई तो $110 थे ऑयल के प्राइसेस सीज फायर के अनाउंसमेंट पे। तो प्राइस गिरते गिरते लगभग $94 तक आ गए ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस। और उसी की वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हमने बढ़ोतरी होती हुई देखी। गोल्ड के प्राइसेस में भी मूवमेंट आया। मैं ये कह सकता हूं कि एक स्टेबिलिटी जैसा मुझे कहीं ना कहीं पर गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आई। लेकिन पूरा अगला हफ्ता इस पर डिपेंड करेगा कि ये जो सीज फायर की बातचीत है, जो कॉम्प्रोमाइज की बातचीत है, वो कहाँ तक सफल रहती है, दोनों देशों के बीच में क्या तय होता है, और उसके बाद ही उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में, ये तय होगा। आपको क्या लगता है सर, बातचीत जो है पॉजिटिव रही तो वापस से भाव में तेजी देखी जाएगी, या अभी सिर्फ कोई निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है इन सब चीजों में? ज्यादा करके वीरेंद्र जी, जब भी बातचीत का दौर शुरू होता है तो एक राउंड की बातचीत में पूरी चीजें आ, मालूम नहीं पड़ती है। कभी भी कामयाबी पूरी एक साथ में नहीं मिलती है, क्योंकि दोनों देशों के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए उसमें 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट में से 10-12 पॉइंट पे सहमति बनेगी, 7-8 पॉइंट पे नहीं बनेगी। और उसके लिए वापस मीटिंगें होती रहती है। और तब तक नॉर्मली ऐसा देखा गया है, मैंने पहले भी देखा था ऐसे, जब भी इस प्रकार की चीजें होती है तो वो सीज फायर तब तक रहता है, लागू रहता है कि कोई वॉर नहीं होगा। अगले राउंड की बातचीत होगी, फिर उसके अगले राउंड की बातचीत होगी, फिर धीरे धीरे ये पूरा मामला खत्म हो जाता है। तो मैं पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है वॉर कहीं ना कहीं अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, और अंतिम चरण हमेशा बातचीत ही होता जी, ये सही बात है। बातचीत हो और युद्ध शांत हो, ताकि जो दुनिया का एनर्जी क्राइसिस है वो शांत हो और साथ ही साथ पूरी दुनिया वापस पटरी पर लौटे। क्योंकि टैरिफ की मार से तो अभी तक दुनिया जो है संभली नहीं है और नया एनर्जी क्राइसिस आ गया। तो ये बहुत बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट डाल रहा है। सर, टैरिफ ने तो असर डाला ही डाला। और जिसको आप कह सकते हैं, जैसे तैसे दुनिया उस चीज से रिकवर कर रही थी, पर जो एनर्जी क्राइसिस आया उसने दो कदम और पीछे कर दिया। आपको क्या लगता है, ये जो है ग्रोथ के लिए जो अलग अलग बड़े बड़े देश हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक झटका जरूर है? वापस लाइन पर आने में समय लगेगा। है। देखिए, समय तो लगता ही है। जैसे जब भी कोई वॉर की वजह से डैमेज होते हैं तो उसमें समय काफी लगता है। और मेरा ऐसा मानना है कि बातचीत हमेशा 15-15 दिन, हफ्ते भर के गैप से ही ऐसे बातचीतें होती है, ताकि दोनों देश को उसके बारे में सोचने विचारने के ऊपर समय मिलता है। तो इतना जल्दी कोई डिसीजन हो जाए, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। और मैं चाहता हूं कि बातचीत जितनी लंबी होगी उतना, मुझे लगता है कि फायदा ही होने वाला है, सभी को फायदा होगा। एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ सर, मैं पिछले 15-20 दिन से यूएस का जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है, जहां बैंकों के बाहर जो इंश्योरेंस कंपनियां या और भी जो कंपनियां हैं, $1.8 ट्रिलियन का ये मार्केट है यूएस में। उसमें कुछ दरारें पड़ती हुई दिख रही है। पहले जेरोम पावेल का स्टेटमेंट आया, फिर मीटिंग है। और प्राइवेट क्रेडिट में ऐसा माना जा रहा है कि लोग वहां पर पैसा जो है मांग रहे हैं, अपना निकाल रहे हैं और कुछ डिफॉल्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और यूएस में बड़ी चर्चा चल रही है इसकी।
क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी पे, या जो अगर ये क्राइसिस आया तो जो बैंक्स है उनके ऊपर बड़ा दबाव आ सकता है। देखिए, मैं मानता हूं कि अभी ये सब कहना बहुत, इट्स अ टू अर्ली स्टेज। इस प्रकार से बैंकें भी इतनी जल्दी डिफॉल्ट में नहीं आने वाली है। हालांकि ये डर तो हमेशा सताता रहेगा, क्योंकि यूएस में डेट बहुत ज्यादा है। जो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग वापस नोट प्रिंटिंग की तरफ जाएंगे, उनका डेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा। और ये सब चीजें अगर बढ़ती है तो गोल्ड इज ओनली द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मेरा ऐसा मानना है कि पूरा वर्ल्ड शायद यहाँ से 3 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि नोट प्रिंटिंग होगी, डेट बढ़ेगा, अ, उससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से जो रिसेशन होगा, और रिसेशन से हमेशा गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते एक चीज और मुझे समझाइए सर, डी डॉलराइजेशन, ये युद्ध खत्म हो जाता है, सब चीजें सामान्य हो जाती है, उसके बाद क्या आपको लगता है ये वाली थीम जो है और स्ट्रांगली उभर कर आएगी? क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से 20% ऑयल कंट्रोल होता है, इवन जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, ईरान जो कह रहा है, कहीं ना कहीं बाद में जाकर, चूंकि यूएस और ईरान में जो वॉर हुआ उसका असर पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि अभी डॉलर तेज है, पर इसके बाद, ये सब खत्म होने के बाद वापस जो डी डॉलराइजेशन की थीम है वो वापस से बड़े पैमाने पर उभर कर आएगी। लोग सोचेंगे कि अब डॉलर पर से तो उतने हम लोग नहीं कर पाएंगे, अपनी अपनी करेंसी में करें। जैसे ईरान भी बोल रहा है कि भैया अगर हमसे तेल खरीदना है तो युआन में खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, जो मैं वही कह रहा हूँ कि जब नोट प्रिंटिंग होगा, एडिशनल नोट प्रिंटिंग होगा, नोट प्रिंटिंग मतलब यूएस डॉलर प्रिंट होंगे, तो यूएस डॉलर, जितने ज्यादा यूएस डॉलर प्रिंट होंगे उतना डॉलर पे दबाव बढ़ेगा, डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव होंगे। जो ऑलरेडी लोग धीरे धीरे मूव हो रहे हैं वो और तेजी से होंगे। तो ये सब चीजें गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर लेकर जाती है हमेशा, क्योंकि लोगों का डॉलर पर से विश्वास उठेगा और गोल्ड की तरफ विश्वास बनेगा। किसी दूसरी करेंसी की तरफ विश्वास इतना जल्दी नहीं बनता है, उसको सालों लग जाता सर अगले हफ्ते अक्षय तृतीया है, क्या माहौल है जवेरी बाजार में? वहां पर सब तैयारियां चल रही हैं अक्षय तृतीया की? है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अच्छे दिन लौटने वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि प्राइस की जो स्टेबिलिटी है, ये भले चाहे किसी भी तरह से आई, वॉर से आई या कैसे भी आई, लेकिन 1,50,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस अब लगभग तय हो चुका है। और चांदी का प्राइस 2,40,000 2,50,000 के आसपास भी तय हो चुका है। और अगर ये इसी प्रकार से ये प्राइस मेंटेन रहता है, थोड़ा सा उसमें अपटिक की तरफ ये जाता है, तो भी कोई हर्जा नहीं है। बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से मुझे लगता है कि वापस एक नए सीजन की शुरुआत अच्छी खासी होने वाली है अक्षय तृतीया के बाद। जी, आप कह रहे ज्वेलर्स और प्राइस की वॉलेटिलिटी काफी उनको इम्पैक्ट करती है। अभी आईएजिस के साथ सर हमने प्रोग्राम किया था इंदौर में ही, तो उसमें ये निकल के आया कि जो हेजिंग है उसको बहुत कम लोग कर रहे हैं। जो छोटे ज्वेलर्स हैं वो बड़ा तो बनना चाहते हैं, पर जो बड़े लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं बैकएंड में, चाहे ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे हेजिंग हो, चाहे बिजनेस को सुधारना हो, चाहे सेल्स स्टाफ की ट्रेनिंग हो, चाहे कस्टमर एक्सपीरियंस हो, वो सब वो कर रहे हैं। वो नहीं करना चाहते पर बनना बड़ा चाहते, पर उनकी जो प्रोसेस है उनको फॉलो नहीं करना चाहते। बिजनेस को लेकर जो माइंड सेट है, आपको क्या लग रहा है ये करना बहुत जरूरी रहेगा फ्यूचर में? नहीं तो फिर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन फ्यूचर तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो लोग खुद का पैसा लगा रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, जो सारे मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न मैकेनिज्म, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और जो साथ ही साथ अपनी रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली रख रहे हैं, जो जैसे आपने हेजिंग वगैरह बताया, रिस्क मैनेजमेंट का टूल है ये, तो वो जो भी कर रहे हैं तो उनका तो सर्वाइवल होगा, अन्यथा सर्वाइवल होना मुश्किल। जी। तो अगले हफ्ते क्या लग रहा है सर आपको? क्या कहती है रेंज गोल्ड की, कैसा हो सकता है? देखिए, वैसे सब कुछ इस बातचीत पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा मानना है कि बातचीत अच्छी रहेगी। और सारे पॉइंट्स एग्री नहीं होंगे बातचीत में, कुछ पॉइंट्स एग्री होंगे, कुछ पॉइंट्स के लिए फिर से वार्ता होगी। तो मार्केट मुझे पॉजिटिव साइड ही ज्यादा लगता है। वैसे मेरे अगले हफ्ते की रेंज
मुझे लगता है गोल्ड को अच्छा सपोर्ट $4,487 पर मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट $4,500 पर। और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल $4,890 के आसपास। भारतीय बाजारों की बात करूं तो 1,44,300 पर सपोर्ट और 1,57,250 पर रेजिस्टेंस लेवल मुझे नजर आता चांदी में सर, चांदी में कैसे देख रहे हैं आप अगला हफ्ता? है। चांदी में भी मुझे लगता है चांदी ने 68 से $70 के बीच का बेस बना लिया है। मुझे चांदी में भी लग रहा है कि सपोर्ट लेवल $68.66 का रह सकता है स्पॉट मार्केट में, और रेजिस्टेंस लेवल $81.24 का रह सकता है। भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 2,20,000 और रेजिस्टेंस लेवल 2,60,300। कई लोग हमने देखा है कि कमेंट में लिखते हैं कि इतनी बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी रेंज है, लेकिन आप हिस्टोरिकली पिछले 3-4 महीने 5 महीने देखिए, हर हफ्ते 400-500 डॉलर गोल्ड का मूवमेंट होता है। इसीलिए हमारी रेंज भी हफ्ते दर हफ्ते बड़ी हो रही है। और ये आम बात है। अभी पिछले मेरे ख्याल से ये हफ्ता नहीं और इसके पिछले हफ्ते तो एक ही दिन में हमने $900 का मूवमेंट गोल्ड में आते हुए देखा। 400-500 डॉलर गोल्ड नीचे गया, वापस 400-500 डॉलर गोल्ड ऊपर आ गया। तो रेंज बड़ी होगी क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। किसी को पता नहीं किस तरफ मार्केट मूव होने वाला। किसी को पता नहीं किस तरफ मुंह होगा, और सारी चीजें जो है अमेरिका और ईरान पर जाकर टिक रही है। वहां पर किस प्रकार से वहां पर युद्ध विराम आगे पैन आउट होता है, क्योंकि एक तरफ की भी गलती या एक तरफ की भी छोटी मोटी बात पूरी तरह से चीजों को पलट सकती है वहां पर, या कोई बयान भी वहां पर ऊपर या नीचे भाव को कर सकता है। इसलिए न्यूज पर नजर बनाकर जरूर रखिए। थैंक यू सो मच मेहता जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, कोई डिस्क्लेमर कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हमेशा की तरह मैं ऐसा कोई ट्रेड नहीं करता। और आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ही काम करें, ओवर ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस लगाकर काम करें। और मार्केट कोई एनालिसिस के ऊपर नहीं चल रहा है फिलहाल। जैसे वीरेंद्र जी आपने कहा, ये अभी शांति वार्ता के ऊपर मार्केट चलेगा या नहीं चलेगा वही डिसीजन। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।